नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में, जिसमें मैंने अभी लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपको कराए थे बाल विकास के। अभी हम 11 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगले 10 क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, तो आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपने क्वेश्चंस से मैच करें आंसर से कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, यानी कि 11वां क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस डैश की जगह पे आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इन सब चारों में से किसके अलावा जो बाकी के 3 कारण हैं जो कि जिससे कि खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह ऑप्शन नंबर 4 कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, उसके अलावा। तो ये सही बात है कि जो खेल है वो समय बिताने का तरीका नहीं है। उसके अलावा उससे क्या है, नए कौशल हासिल होते हैं, अपने शरीर में काफ़ी निपुणता आती है और इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अभी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रश्न है, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब वो अलग अलग तरीकों से हल करेंगे तो बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, और सोचेंगे जब अलग तरीके से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, या फिर व्यक्तिगत अधिगमन, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेवलिंग। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है ये पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान किया था। और इनकी जो अवधारणा के अनुसार कहना क्या था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना होता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक और इसमें बालक को स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। और इस आधार पर करके सीखना, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये सभी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला ऑप्शन है जीवन से अच्छा शिक्षक है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका सही ऑप्शन है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसके अनुसार, या फिर ये क्या बताती है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास हो। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना और शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। कोहलबर्ग का विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर 3 है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और चौथा ऑप्शन है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है, स्पष्ट संबंध स्थापित करता है।
इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि कोहलबर्ग के अनुसार या उनके सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है। क्वेश्चन 16, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किस एक ऑप्शन से हम संदर्भित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान क्या पाया कि यदि बच्चों को निर्देश मिल जाए तो वह अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने बोला है संभावित विकास का स्तर, और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर यानी कि इस क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। तो जिन लोगों को डाउट था कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, इसका ऑप्शन भी आपको मालूम चल गया। क्वेश्चन नंबर 17 है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या फिर उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ट्यूशन को छोड़कर, मीडिया को छोड़कर, सामाजिकरण को छोड़कर, या संस्कृति को छोड़कर। इसमें से किस चीज को छोड़कर के बाकी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है ट्यूशन को छोड़कर, मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति है। बच्चे क्या है कि अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे सामाजिकरण और भाषा। समाज में लिंग विशेष के लिए भूमिकाएं निर्धारित होती हैं, जैसे कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो इस लिंग विशेष कार्य के लिए बच्चा मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति, ये जो 3 ऑप्शन है लास्ट के 2, 3, 4, इनसे तो सीखता है लिंग भूमिकाएं, लेकिन ट्यूशन में ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना जो होती है तो क्यों होती है, उनसे एक रीजन आपको बताना है चारों में से। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों इसका, कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन 20, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक जो बुद्धि का सिद्धांत है या बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या बोलता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता है कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी या कम होगी या कितनी होगी। ठीक है, ये होता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन आपको लाए थे, ये पुराने क्वेश्चन पेपर से थे, तो आप लोग इन्हें भी बार बार कीजिए जितने बार हो सके। जब आपके गलत हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से ट्राई कीजिए और विश्वास रखिए कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके फंसेंगे बाल विकास से। बाकी और सब्जेक्ट के वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहें। और आप लोगों के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करें अच्छे से कि आपको कैसे एग्जाम देना है। एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, आपके OMR पे हो रहा है, तो OMR के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और दूसरी बात और है कि एग्जाम में जो भाषा को सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे उनके पेपर देने हैं,
उनके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिनकी मैं लिंक नीचे जो इनबॉक्स है उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चाहें तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्योंकि उसकी वजह से क्या है ना, आपके लगभग 60 नंबर खराब हो जाते हैं। दोनों जो पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश या कोई और भाषा आपने ली है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।